प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब आज चाइना में हैं और इनके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। इफ्तिखार दुरानी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। निज़ामी साहब, आप चाइना में हैं, आज तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को क्या देकर वापस भेज रहे हैं वहाँ से दिफाई और तजारती मुआहिदों के अलावा? किसी और प्रोग्राम में मीडिया का जिसका जो है वो चीन के इस पर्सपेक्टिव से है कि आज उन्होंने ये बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक सेमिनार था, मीडिया भी था उसमें जी, एडिटर थे उसमें, ब्लूमबर्ग के थे और बड़े ये जो है ना इनकी इकोनॉमिक डेली उनकी तरफ से। अब आपने पूछा है कि इमरान खान साहब के दौरे का क्या, इमरान खान साहब ने भी वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर की आज और दाद भी वसूल की, लेकिन जहाँ तक वो जो बायलैटरल मामलात हैं वो भी मज़ीद वो कुछ पाकिस्तान से इस बारे में मुज़ाकरात जो हैं वो चाहते हैं कि वो मज़ीद हों और उसकी तफसीलात तय हों, फिर वो पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट में या अदरवाइज़ को असिस्टेंस करें। असल में ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने आने के बाद जो CPL का जो पानी गदला किया ना रज़ाक दाऊद और कुछ और लोगों ने कि हम नज़रसानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चाइना तो इस वक्त एक हैपनिंग प्लेस है, इसके बारे में मज़ीद बात बाद में करेंगे आप, लेकिन मेरे ख्याल से मुसद्दिक मलिक साहब से ही मैं ये सवाल करूँगा कि मलिक साहब ये बताइए कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है चीन है, इससे जो इमीडिएट रिजल्ट्स तवक्को की जा रहा है, अगर वो नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल से चीन पाकिस्तान को ऐसे मामलात में बर्डन नहीं करेगा और उन्होंने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे। जी, मुझे ये कभी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, फ्रॉम योर माउथ टू गॉड्स ईयर्स। लेकिन मेरे ख्याल में जैसा आपने तज़किरा किया कि ये थोड़ा सा जो एम्बिग्विटी पाई जा रही थी, जिसमें बिलखसूस हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने जो 2-3 मरतबा तबसरे किए, तो मेरे ख्याल में ये जो मिक्स्ड मैसेजिंग जा रही है ये गालिबन बैनुल अक़वामी सतह पे अच्छी नहीं बैठेगी। हमारे घर के अंदर हम जो भी ले दे करें, और हमारा तो आपको पता है एक तनकीद है, ऑपोजिशन वैसे भी सिर्फ तनकीद करती है, लेकिन हमारी एक तनकीद है कि गालिबन अभी भी जो ज़बान बोली जा रही है वो वही है जो कंटेनर पे बोली जा रही थी। तो एक ऑपोजिशन वाला रवैया है हुकूमत का, लेकिन बहरहाल हर हुकूमत का अपना तरीक़ाकार होता है। अगर ये मुनासिब समझते हैं कि इसी तरह हुकूमत और आइन साज़ी और कानून साज़ी को आगे बढ़ाना है और इसी तरह की पोलराइज्ड फ़िज़ा में अगले 4-5 साल गुजरने हैं, तो ये भी इनका हक़ है। यकीनी तौर पे कोई इनके जहन में होगा तरीक़ाकार जिसके ज़रिए कानून साज़ी और आइन साज़ी हो पाएगी, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम होती हैं और इसको सिग्नल्स के तौर पे देखा जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस दौरे में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, मासिवा वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान करप्शन के हवाले से था, ये भी उनकी सवाबदीद है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे क्या पैगाम और क्या इमेज पाकिस्तान का बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी कहीं। एक ये अजीब सी बात ज़रूर थी कि आप अपना मुकदमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेकर जा रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, बिलखसूस चीन में, और उस पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे बहुत सी एम्बिग्विटी और बहुत से वज़रा के आपस में इंटरनली इनकंसिस्टेंट बयानात थे, उसके बाद इस बयान देने की हो सकता है कोई ज़रूरत हो, लेकिन हमें बज़ाहिर बजाय मासिवा इसके कि हमारे मुल्क की जो इमेज है यह हमारी सुबकी होती है, उसके अलावा कोई चीज़ इस बयान सिर्फ इस एक बयान के हवाले से कोई और चीज़ नज़र नहीं आई। ये नहीं इसका मकसद कि करप्शन की बात ना की जाए और करप्ट लोगों को पकड़ा भी जाए, करप्शन की बात भी की जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी सतह पे जब हम जा रहे हैं ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लेने बल्कि इमदाद भी लेने, तो थोड़ी अजीब सी लगी बात। आपके ख्याल में ये फोरम दुरुस्त नहीं था ये बात करने के लिए? आखिरी बात मैं ये कहूँगा असदुल्ला खान साहब, जी एक आखिरी बात दुरानी साहब मेरे भाई हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा कि जो आज चौधरी साहब ने सुबह कहा है कि एक तारीख़ी मुआहिदा हुआ है, तो दुरानी साहब से मैं भी ज़रा दरख्वास्त करूँगा कि हमें ज़रा उसके खदोखाल बता दें, क्योंकि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें क्या लोन मिल रहा है, हमें फाइनेंसिंग मिल रही है, हमारे जो नए कोई मुआहदे हो रहे हैं जो बाहमी तजारत जिसको बायलैटरल रिलेशनशिप्स, ट्रेड रिलेशनशिप्स कहते हैं, उसमें कुछ सैंक्शंस या कुछ उन्होंने पाकिस्तानी
अशिया पे ड्यूटीज़ घटाई हैं, ज़रा इसके खदोखाल बता दें तो उससे आवाम को भी फ़ायदा होगा और हम भी मुस्तफ़ीद होंगे। यानी दुरानी साहब, वो तारीखी मुआहिदे के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो मुआहिदा तारीखी है, ये सवाल है मुसद्दिक मलिक साहब का। दूसरा, वहाँ पर क्या ये जो करप्शन की बात दोहरा कर की है इमरान खान साहब ने, इसकी वजह यह है कि वो वहाँ से वाइट कॉलर क्राइम को ख़त्म करने का मॉडल मांग रहे थे, तो इस वजह से उनको ये बात करना पड़ी, या बगैर किसी वजह के उन्होंने बात की, वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा दोनों हजरात से। देखिए जी, दो ममालिक रिलेशनशिप जो है वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम पे नहीं बिल्ड करते। वो एक फ़ॉरेन ऑफिस है जो कंटिन्यूस मैसेजिंग कर रहा होता है और बैकग्राउंड में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसके ऊपर आपका काम चल रहा होता है। और पाकिस्तान ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना प्रिपेयर्ड था जो कि पहले कभी भी नहीं था किसी भी दौरे के लिए। हम टेंजिबली उनके पास गए हैं। पाकिस्तान का इशू क्या था? पाकिस्तान का इशू था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। 20 अरब डॉलर आप इंपोर्ट करते हैं उनसे, 1 अरब डॉलर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेंजिबली हम क्या कहेंगे? तारीख़ी मुआहिदा क्या था? करेंसी स्वैप, कि हमें डॉलर ज़रूरत ना पड़े ताकि हम डॉलर लिए बग़ैर उनके साथ ट्रेड कर सकें, एक हमारे पर प्रेशर रिलीज़ हो जाए। तो वो तारीख़ी उसका पस मंज़र था। दूसरा ये था कि हम नेक्स्ट स्टेप में लेके गए सी पैक को, इंफ्रास्ट्रक्चर से हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ लेके गए उसको, कि पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था। अभी इसके पीछे 1.5 माह से, ये मेरे भाई डॉक्टर साहब के लिए और निज़ामी साहब के लिए ये है कि ये कोई ट्रेड मिनिस्टर की या प्लानिंग मिनिस्टर की या वज़ीर आज़म की बात नहीं थी कि जो प्रोग्राम हम कहेंगे तो उसके ऊपर बिल्ड होगा। 1.5 महीने से रेगुलर मीटिंग होती थी ऑन दिस विजिट। जब से हम आए हैं, द फर्स्ट थिंग विच वी टुक ऑन वाज, ये सबसे पहले जो मिलने वालों में से जो थे एम्बेसडर, वो चाइनीज़ एम्बेसडर थे और इस पे हमने काम शुरू किया। और आखिरी दिनों में 15 दिन मुसलसल जो थे वो रोज़ाना के हिसाब से इस विज़िट की प्लान होता था। उसमें टेंजिबली रिजल्ट्स थे। टेंजिबली आप 350 आइटम लेके गए हैं जिसका आपने कहा कि ये इंपोर्ट करें हमसे, क्योंकि नेचुरली ताकि आप इंपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, आप दुनिया से 20 ट्रिलियन इंपोर्ट करते हैं तो हमें भी कुछ शेयर दे दें उस इंपोर्ट्स में से। उसके बाद आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इकनॉमिक जोन्स हैं यहाँ के, उसमें आप इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तानी लोगों को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें और हम उनको ट्रेन भी करेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन भी करेंगे और रॉ मटेरियल आप हमसे लेके जाएँ। फिर हम उनको लेके गए सोशल सेक्टर और एग्रीकल्चर की तरफ, टूरिज़म की तरफ लेके गए। तो ये नेक्स्ट लेवल का था रिलेशनशिप हमने बिल्ड किया उनके साथ। तो इसके समरात आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ये जो दौरा था वो दौरा सिर्फ 3 लोगों के बयानों पे नहीं था, इसके ऊपर बड़ा एग्जॉस्टिव वर्क किया गया था। और उस एग्जॉस्टिव वर्क के लिए ये रिज़ल्ट पाकिस्तान भी देखेगा, बाकी हमारे जो अपोजिशन ग्रुप है वो भी देखेगा। रही बात वाइट कॉलर क्राइम की या करप्शन की बात, देखिए जी, बात ये असदुल्ला साहब, हम रहते हैं ग्लोबल विलेज में। ये खाम ख्याली है हसन इकबाल साहब की और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की कि दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स क्या है। लोग आपको एवेलुएट नहीं करें करप्शन इंडेक्स के ऊपर, लोग एवेलुएट नहीं कर रहे आपको कि जी आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें करप्शन किस लेवल पे आती है और आपके नंबर क्या हैं। 148वें नंबर पे आप हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के टीवी के 92 प्रोग्राम में कह देना कि जी वो उधर जाके बात कर दी तो बड़ा जो है वज़ीर आज़म ने जुल्म कर दिया, नहीं। वज़ीर आज़म ने बताया कि इससे पहले होती थी, क्योंकि ये कंसर्न ग्लोबल कम्युनिटी का है। इमरान खान के अलावा उनका भी था कि हम जब यहाँ क्यों लोग कारोबार करने नहीं आते यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट वाज कि लोग यहाँ पे उनसे पैसे मांगते थे। अभी ये बात कहना टीवी पे आके कि जी वो उधर जाकर बुरी बात कह दी है, ये दुनिया को पता है, ये आपको नहीं पता। हमने सर जो है रेत में दिया हुआ है कि किसी को नहीं पता। वी आर टेकिंग बुल बाय द हॉर्न। स्ट्रेट अप हमने कहा कि जी पहले अगर था भी, अभी हम आपसे टेक्नोलॉजी भी लेंगे, इक्विपमेंट भी लेंगे, हम आपसे एक्सपर्टीज़ भी लेंगे। यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, आप लोग आए क्योंकि आप ऑलरेडी आ रहे हैं, दुनिया भी आए क्योंकि एक्सपो थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। आपने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ती लेबर मौजूद है और नौजवान आबादी, जो उन्होंने बोले कि 35% से 35 साल से कम सबसे ज़्यादा नौजवान दुनिया पाकिस्तान में है। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और ये मुल्क प्रॉस्पर करेगा।
दुरानी साहब ने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था आज मैं एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस में ही था मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और वहाँ भी बड़ी आला चीनी क़यादत मौजूद थी। आपको पता है चीन में भी ये करप्शन का बहुत बड़ा मसला है और उस पर इन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है। यकीनन इस बारे में इमरान खान साहब को ज़रूर नोट्स चेंज करने चाहिए थे। बकौल PTI के सारे करप्ट हैं सिवाय खान साहब के, ये भी चलें अगर मान लेते हैं हम। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने सारे दिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है अरेकरेजी की है, वो मुझे करप्शन का लफ्ज़ उनके मुंह से, वो ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं। चीन जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, जहाँ हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें चीन की मिसाल को एमुलेट करके अपने मामला ठीक करने चाहिए। और वो ठीक कहा दुरानी साहब ने कि जहाँ 20 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं और 4 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, ये करेंसी स्वैप वाला जो मामला, ये भी कोई नया नहीं है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये प्रपोजल आया था, फिर उसको शूट डाउन कर दिया गया था। तो फिर इसी तरह CPEC को अपने अगर करप्शन के ज़ुमरे में ले आए, और ये खाली तो भी बहरहाल एक मीडिया जिम्मेदार मीडिया है। ये रज़ाक दाऊद साहब ने 92 में नहीं कहा था, ये उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था, ये जो बातें जहाँ से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से ही चीन ने भी कहा कि अच्छा हम थोड़ा सोच के करेंगे, अगर तो चीन हमारी मदद करेगा और हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है, हमें इस मामले में थोड़ी सी एहतियात से काम लेना चाहिए चीन का रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि चीन हमारा एक बहुत ही दरीना दोस्त भी है और स्ट्रेटेजिक साथी भी है, और इकोनॉमी के अलावा इसका जो दफा और स्ट्रेटजी में रोल है, इसका कोई नेमोल बदल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज ही मुसद्दिक मलिक साहब, वजारत ख़जाना ने एक रिपोर्ट जो जारी की है, वो ये कहते हैं कि नवाज हुकूमत ने 5 साल में 44 अरब 95 करोड़ डॉलर से ज़ायद का कर्ज लिया। अब ये वजारत ख़जाना की रिपोर्ट है, इस हुकूमत की नहीं है, या चलें आप कह भी लें कि क्या मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि आप इसको एक इंडिपेंडेंट फिगर समझते हैं, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं उसके मुताबिक भी यही फिगर बनता है? देखिए, मैं आपकी अगर आप इजाज़त दे तो मैं पिछली ये गुफ्तगू जो हो रही है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ मैं। देखिए, 3 सवालात उठाए गए हैं। पहला तो ये करेंसी स्वाप का कि डॉलर के बजाय हम युआन जो हैं उनके जो चीनी करेंसी है उसके अंदर पेमेंट्स करेंगे, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो तब्दील नहीं होगी, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना। आखिर बैनुल अक़वामी सतह पे जब आप पैसे वापस करते हैं, आप डॉलर्स में करें या चीनी करेंसी में करें, अगर अभी आपके पास डॉलर्स नहीं है तो उस वक्त आपके पास चीनी करेंसी भी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि चीनी करेंसी में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, अभी जैसे दुरानी साहब ने कहा कि आप 18-20 अरब रुपए की इंपोर्ट कर रहे हैं, 3-4 अरब रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह आपके पास डॉलर्स नहीं है उस तरह आपके पास चीनी करेंसी भी नहीं होगी। जब आप चीनी करेंसी खरीदने निकलेंगे तो जिस तरह डॉलर महंगा होता है वो भी महंगा हो जाएगा। तो डॉलर और करेंसी का स्वाप जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को तो तब्दील नहीं करता, सिर्फ करेंसी की डिनोमिनेशन बदल देता है कि पहले आपने डॉलर्स में पैसे देने थे, अब आप युआन के अंदर देंगे या चीनी करेंसी में देंगे या किसी भी और करेंसी में देंगे, ब्रिटिश पाउंड्स में देंगे, यूरोज में देंगे, तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये मामला था। दूसरी बात की ह्यूमन डेवलपमेंट की दुरानी साहब ने, मैंने तो आज जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई पहलू नहीं देखा। हमने तो ये देखा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि 14 अरब रुपए वफाकी बजट जो था उसमें से काट दिए गए सेहत की मद में से। आज तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जिसमें 14 अरब डॉलर जो हैं वो रुपए वापस डाल दिए हों बजट के अंदर सेहत की मद में। अब अगर आपको 6 अरब डॉलर या 12 अरब डॉलर, डिपेंड करता है आप किसकी बात मानते हैं, सऊदी अरब से मिल चुके हैं, और आज आप एक तारीख साज कोई मुआहदा कर आए हैं, तो आज कोई ऐलान होना चाहिए था कि जो हमने काटे थे पैसे सेहत में, जो हमने तालीम में काटे, जो आला तालीम में काटे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काटे, वो अब वापस हम डालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को। या किसी मुआहदे की शक्ल के अंदर नज़र आता कि चीन जो है वो उसने इतने पैसे 2 अरब डॉलर सेहत में डालने का जो है वो साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि ये दुरानी साहब सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को मालूम है करप्शन होती है, और चलें, उन्होंने कहा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, मगर
आपको फिर ये भी पता है कि अगर करप्शन होती है तो जाने से पहले वो EOBI के अंदर जो लोग मुलविस हैं, अगर उनको वजारत से हटा दिया जाता और फिर वहाँ पे जाके जिक्र करते करप्शन का, तो बात आगे बढ़ती। अब EOBI के अंदर बेशुमार वज़रा भी हैं और मेंबर्स भी हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। 44 अरब रुपए का वो करप्शन का केस है। देखिए, अगर आपने वाकई करप्शन का जिक्र करना था और आप वाकई अबव बोर्ड रहना चाहते थे, तो फिर आप पे मुकर्रर था कि कम से कम वो लोग जिनको पर रेफरेंसेस बन चुके हैं उनको कम से कम आप अरेस्ट करें, उनको आप निकालें पार्टी में से। अगर वो आपकी पार्टी में मौजूद हैं, एक सीनियर वजीर हैं आपकी पंजाब गवर्नमेंट के जो EOBI में मुलविस हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं, तो उनको निकाल के अगर आप ये जिक्र करते तो फिर आपकी बात में क्रेडिबिलिटी आती। अब इस वक्त आपकी बात के अंदर ना क्रेडिबिलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से है और ना ट्रेड के अंदर भी। आज कोई बात वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए बेशक, ट्रेड के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने पाकिस्तान का टैरिफ घटा दिया। अगर ऐसा है उस तारीख साज मुआहदे के अंदर तो हमें बताएं कि जनाब ये 5 आइटम्स हैं जिनकी ड्यूटी घटा दी गई है। ऐसी तो कोई दुरानी साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। तमाम जी मेरे बड़े करीबी दोस्त, आपने मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा की है दुरानी साहब को बुला के। चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ मैं दुरानी साहब, फिर आप इस पर इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। लेकिन वो जो मैंने 45 अरब डॉलर के कर्जों वाला सवाल किया था, वो अभी हवा में लहरा रहा है या लटक रहा है, उसका बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। चलें तो एक ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जवाब नहीं देंगे? चले नहीं, जवाब देंगे सर, वो कह रहे हैं मैं दूंगा दे दूंगा। मैं जरूर एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, दूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी मलिक साहब। जी मैं दे देता हूँ। देखें, हाँ जी बताएं। ये जब हुकूमत, मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नंबर्स नहीं देखे, मेरा ख्याल है क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल फॉरेन डेट जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल कर्जा जो था, जब ये हुकूमत आई है तो तकरीबन 48 अरब के करीब था, डॉलर के करीब, जो 70 अरब के करीब चला गया। यानी 22, 24, 25, 26 जितना मर्जी आप गिनने, लेट्स अस्यूम 26 अरब या 28 अरब का इजाफा हुआ। जो दूसरा नंबर है, मेरे पास वो नंबर्स मौजूद नहीं है, गालिबन आप लोकल डेट की बात कर रहे हैं, तो आपने फॉरेन डेट और लोकल डेट दोनों को ऐड करके एक फिगर दी है 30 या 40 की, जो भी आप दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये मान भी लूँ तो हम तो आपको दिखा सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ गई है। हमने तो आपको 11,000 मेगावाट के जो इजाफी बिजली के कारखाने लगे हैं, चाहे वो पोर्ट कासिम में लगे हों, चाहे वो साहिवाल में लगे हों, ये तमाम कारखाने, या 3600 मेगावाट जिसको लोकल बोरविंग जिसके लिए की गई है, 3600 मेगावाट के जो LNG के कारखाने हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो गवादर पोर्ट के इर्द गिर्द हाईवे बनी है, गवादर एयरपोर्ट बना है, जो हाईवेज़ का जाल बिछा है मोटरवेज़ का, जिसने रोज़गार पैदा किया लोगों के लिए। मैं तो आपको एक दूध और शहद की नहरें लगाई हैं डॉक्टर साहब ने। नहीं सर, एक सेकंड सर, अगर आप इजाजत दें। शहद की नहरें निकाली हैं डॉक्टर साहब ने, वो बता देना कहाँ से निकली। सर मेहरबानी है आपकी। जी मैं बता रहा हूँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ सर। दूध का जिक्र कर दिया, आप शहद का जिक्र कर, सही वाले से निकली सर। तमाम जो इन्वेस्टमेंट या रावी के पास है सर। जरा इजाजत दें इजाजत दें सर। तो देखें, मैं तो आपको एक एक पैसे का हिसाब दे सकता हूँ कि ये कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये तमाम उन चीज़ों में इन्वेस्ट हुआ है जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। यानी जब सड़क बनती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जब 1 अरब या 2 अरब डॉलर यानी 2000 मिलियन डॉलर का कारखाना, 2 कारखाने ऐसे लगे हैं पोर्ट कासिम में, जब वो लगते हैं 3-4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होती तो लोगों को रोजगार मिलता है। सही आप कह रहे हैं, वो पैसे जो हमने लिए कर्ज लिए वो खर्च, लेकिन वो नहीं जी मैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, जिस दिन गवर्नमेंट ने अनसर्टनिटी पैदा की है, अपने मुख्तलिफ वज़रा ने आपस में जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात दिए हैं, तो एक दिन के अंदर 2 अरब डॉलर यानी 2000 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में। उसके नतीजे में जो नुकसान सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है 54,000 की लेवल से गिर के, हाँ जी सर, नहीं सुन तो लीजिए ना सर, 34 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जब से नवाज शरीफ गए हैं। आप मुझे बताइए, छोड़ देना। ठीक है, चले आप जरा मौका दें दुरानी साहब को, फिर निजामी साहब भी जरूर इस पर अपनी राय का छोड़ दिया। जी दुरानी साहब। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। 5 साल इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी नया खैबर पख्तूनख्वा नज़र नहीं आया। सिर्फ 25 जुलाई को जब 11 से 22 लाख वोट हुए तो उनको समझ आए कि खैबर पख्तूनख्वा नया हो गया। इनको अगले 5 साल भी नज़र नहीं आएगा कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया।
इनको ये तो नुकसान पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, मेरे भाई ने इतने अच्छे इंसान हैं, ये बताते कि रिकॉर्ड इजाफा भी उसके बाद हुआ, कितने अरब डॉलर उसमें फ़ायदा हुआ, किन लोगों ने पैसे बनाए, कि इकॉनमी बेहतर हुई, उस पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। लेकिन अपोजिशन का काम है, हम मान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये जो जॉइंट एग्रीमेंट है जो कि आपकी नज़र से नहीं गुजरा, और आरिफ निज़ामी साहब क्योंकि चाइना में है तो मेरा ख्याल है कि उधर भी वो उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, ये 9 पॉइंट एग्रीमेंट है जी। जी ठीक है सर जी जी। अच्छा, और 9 पॉइंट एग्रीमेंट में क्योंकि सारे हमारे पढ़े लिखे इंसान हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं बारी बारी रन डाउन कर दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब को कहीं भी नज़र नहीं आया कि क्या हुआ। पहला पॉइंट था पॉलिटिकल रिलेशन और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन था। दूसरे पॉइंट में चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर था, जिसके ऊपर ये अभी डॉक्टर साहब हाईलाइट कर रहे थे। तीसरा पॉइंट जो डॉक्टर साहब को बिल्कुल नज़र नहीं आया वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन था, और जिसमें बड़ा क्लियरली एग्रीकल्चर और आईसीटी प्रोडक्ट्स और बाकी की बात की गई है। चौथा था मेरीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेशन था। पांचवा जो मैं अपने डॉक्टर साहब के लिए खुसूसी तौर पर बताऊँगा, सोशल सेक्टर कोऑपरेशन, जिसमें वो $700 मिलियन कमिट करते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ये भी उनको नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने कहा पीपल टू पीपल एंड कल्चरल लिंकेज हम इस्टेब्लिश करेंगे, और सातवां था डिफेंस, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, और लास्ट था इंटरनेशनल एंड रीजनल इश्यूज। ये कंप्रीहेंसिव तकरीबन 7 पेज का एक जॉइंट जो है वो अनाउंसमेंट आई है, जिसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का नंबर मेरे पास मौजूद है, आपका भी मौजूद है, मैं तमाम हजरात को भिजवा दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा कि ये नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाता है, करेंसी स्वैप कैसे यूज़ होती है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे मैनेज होगी, आपका सोशल सेक्टर कैसे इम्प्रूव होगा, सी पैक में कैसे वर्किंग होगी। ये 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट मैं आप तीनों से शेयर कर लूँगा ताकि आप पढ़ लें और लोगों को भी यकीन कराएं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, क्योंकि डॉक्टर साहब आते थे सुप्रीम कोर्ट, ये सारा का सारा ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट में कभी जिंदगी में इन्होंने पैनामा में जज की आर्गूमेंट नहीं सुने। इन्होंने इनको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है कि बाहर से गैलरी से प्ले करें और लोगों को जो है ना डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करें। और मैं हैरान हूँ, इतनी ज़बरदस्त तरबियत है कि आज डॉक्टर साहब ने सवाल आपने पूछा, एक जवाब उन्होंने दूसरा दिया। उन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, हालांकि सबसे पढ़े लिखे इंसान है, आप भी इसके एक्सपर्ट हैं, आपने भी EOBI का और NACL का जवाब नहीं दिया। ये इस काम में सारे एक्सपर्ट हैं, जिसका जवाब नहीं देना होता उसका। हाँ, उधर मैं आ रहा हूँ, उधर मैं आ रहा हूँ। देखें जी, डॉक्टर साहब की जो पार्टी थी वो 40 साल से हुकूमत में रही है, 10 साल बिलखुसूस पंजाब, 5 साल वफाकी हुकूमत में थी। तो डॉक्टर साहब जो है, इसका मतलब है कोई डील शील उनके साथ की हुई थी, उनको कुछ नहीं कह रहे थे। नायब इनका चेयरमैन लगाया हुआ, नायब बनाया इन लोगों ने है, तो इनकी कोई डीलिंग चल रही थी बैक डोर पे, जो उनको कुछ नहीं कह रहे थे, जेलों में डालते। अभी हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी ताकि फिर हम आगे कुछ सियासी मौज़ूआत की जानिब भी बढ़ें। जी निज़ामी साहब। जी, मैं दुरानी साहब से यही कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने ठीक कहा कि ये दूध की नहरें और शहद के अंबार, ये तो दोनों तरफ से ही नहीं लगे आ रहे। अगर ये हुकूमत कहे कि जी इन्होंने पिछले 2.5 महीने में कोई बहुत बड़े किले गाड़ दिए हैं, तो ये भी सही नहीं है। बहुत सारे ब्लंडर हुए हैं जिनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। उसमें इकनॉमिक ब्लंडर भी हुए हैं। जिस अंदाज से रुपए को गिराया गया नॉन प्रोफेशनली, उसके नतीजे में ऑफ पेमेंट में मज़ीद ख़राबी पैदा हुई है। पाकिस्तान मज़ीद मकरूज़ हो गया। महंगाई का एक तूफ़ान आया, बिजली की कीमत बढ़ाने से, गैस की कीमत बढ़ाने से। इन बातों को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कर्ज़े ऐसे हम करते हैं बात जिस तरह कोई गुनाह कबीरा कर्ज़ा लेना। पाकिस्तान तो हमेशा कर्ज़ों पर ही चलता रहा है, क्योंकि फिगर्स डोंट एड अप। अब ये कर्ज़ा अगर लल्ले तल्लों के लिए लिए हुक्मरानों के लिए, फिर तो इंतहाई मायूब है। लेकिन अगर आपकी इसका मकसद प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपकी डेवलपमेंट को मज़ीद करना है, तो कर्ज़े जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, वो इकनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको वापस करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। वो इस वक्त बिल्कुल महफूज हो गई है, और जो हालात हैं कि हम बिल्कुल कलाश हैं। तो इन चीज़ों को भी मेरा ख्याल है कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बाकी ये दुरानी साहब ठीक कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है उसको तो हर खराबी नज़र आती है, लेकिन ये चीज़ जो है ये इमरान खान साहब भी मुंतबिक होती है, और दुरानी साहब जो है इज़ परहैप्स द एक्सेप्शन। लेकिन जो ज़्यादातर कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो वज़ीरों के झंडे लगा के अपने अपने मस्त मौज हो गए। सारी मेहनत बहुत कम लोगों को करनी पड़ रही है। इस मामले में कोई अभी तक टीम वर्क जो है मेरे नज़दीक
मुझे सामने नजर नहीं आया। बाकी ऑपोजिशन का तो काम ही है कि उन्होंने ये कीड़े निकालने और वो निकालेंगे, और हुकूमत का काम है कि उनको डिफेंड करे। अब देखें ना, एक और चीज़ भी तो आप देख लें, अब ये हालिया क्राइसिस जिस तरह हैंडल किया गया, इससे जो इकॉनमी को नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जवाब दे है, कौन किसके, कोई कभी हमारी हुकूमत कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, ये नहीं पता लग रहा कि आखिर में क्या होना है इस मामले में। ठीक है निज़ामी साहब, ये एक आज भी बात हुई कि ये नहीं हो सकता कि 3000 लोग जो हैं वो जब चाहें सड़कें बंद कर दें, इसके लिए मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसके लिए क्या हुकूमत के जहन में कोई तजवीज़ है जिसको वो खुद बरूए कार लाना चाहती है? ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? और साथ ही साथ ज़रा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कि जिसमें धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया गया था, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या अभी तक जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं अपोजिशन की उस पर तसल्ली है? एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं और आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। दुरानी साहब, ये सिंध को इतना एग्रेसिवली क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड नहीं बल्कि कर रहे, अटैक एक तरह से कर रहे हैं। बार बार गवर्नर राज की बात हो रही है और फिर जाहिर है जवाब में सिंध हुकूमत के जो अहम लोग हैं वो भी इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जो मुकदमात चल रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के, वो तो चल ही रहे हैं, उस पर तो बयान आ रहा है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, वो तो चलें, ठीक हो गया। ये गवर्नर राज की बातें कहाँ से हो रही हैं? आज भी बड़ी गर्मा गर्मी रही इस मौजू पर। देखिए, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया था कि उनका ऐसा कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वो एक हुकूमत इलेक्ट होकर आई हुई है, उनका हक है वहाँ पे हुकूमत करना। जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था वो अमाउंट थी जो उन्होंने बताई कि इतनी अमाउंट पिछले 10 साल में वफाक ने सूबा सिंध को दी है और डेवलपमेंट के ऊपर उसने हाईलाइट किया है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि इस जो गवर्नर राज पे पॉइंट तो एड्रेस कर दिया था फवाद चौधरी साहब ने, कल भी किया और आज भी किया, और आई डोंट सी अ रीज़न कि इसमें कोई मेरा ख्याल है ज़्यादा फर्दर डिबेट की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से सर फिर ये आवाज़ें कहाँ से उठ रही हैं? निज़ामी साहब कुछ कह रहे हैं। जी निज़ामी साहब, मैं कुछ अर्ज करूँ? जी सर, मैं ये अर्ज करूँगा कि फवाद चौधरी साहब मेरे भी दोस्त हैं, इनके तो कुलीग भी हैं दुरानी साहब के। माशाल्लाह वज़ीर आज़म से जब मीटिंग होती है मीडिया पॉलिसी के बारे में, तो 2 प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, उनमें एक चैनल के मालिक हैं, दूसरे भी चैनल के मालिक हैं, और फवाद चौधरी साहब और ये होते हैं। तो इस वक्त यानी जो मुल्क की जो इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैसेज है, यानी कि जो स्पिन डॉक्टर हैं वो यही हजरात हैं। तो दुरानी साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि फवाद चौधरी साहब को जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, उन्हें बोले ना चाइना शॉप बनने का क्यों इतना शौक है? क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं आया कि सिंध हुकूमत में सिंध में गवर्नर राग लग सकता है, ये दूसरी दफ़ा ये बात आई है। जरदारी साहब तो इनको ऑफर दे रहे हैं, ऑलिव ब्रांच भी दे चुके हैं कि जनाब हम तैयार हैं, आपकी हुकूमत को चलने देंगे, हमको मसला नहीं पैदा करेंगे। तो हुकूमत ने अगर वाकई हुक्मरानी करनी है और पार्लियामेंट के जरिए कर रही है, तो ये मुसलसल एक अपोजिशन के साथ, मतलब उनकी चोरी चकारी जो है या जो कुछ भी है इनके नज़दीक, अगर आपने करना है वो तो अदालत का, जैसे कि फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि अभी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि जी ये जो नैब वैब है हमारा कोई तल्लक नहीं है। आपका अगर तल्लक नहीं है तो आप कम अज़ कम को तल्लक कार क्यों नहीं बनाते अपोजिशन के साथ, ताकि कोई असम्बली में कोई कानून आए, सेनेट में कोई बात आगे बढ़े। इस तरीके से तो किस तरह ये एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत जो है उसमें कानून साजी होगी? अगर कुछ आइनी तरमीम लानी है, कुछ ये अभी इलेक्शन की धांधली का मसला है, कुछ और मामला आता है जो बड़े कलीदी किस्म के हैं, जिसमें मतलब खुद नैब इटसेल्फ है, तो ये चीज़ सब हुकूमत की करने की, इनके कोर्ट में बॉल है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो प्रोवोक कर रही है अपोजिशन को। आमतौर पर अपोजिशन ये किरदार अदा करती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रोवोक कर रही है खुद गवर्नमेंट या उनके कुछ वज़रा बयानात देकर अपोजिशन को कि वो सख्त रवैया अख्तियार करें। मैं मुसद्दिक मलिक साहब ये अभी जिक्र भी कर दिया निज़ामी साहब, मैं इसमें ऐसा साहब ऐड करना चाह रहा हूँ। जी कीजिए। चाह रहा हूँ कि हमारे जो हैं गवर्नर साहब जो सिंध में हैं, उनके बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं तमाम पार्टीज़ के साथ जो सिंध में मौजूद हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ भी।
अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई थी, कराची पैकेज पे बात हुई है। इस वक्त कराची पैकेज पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो एक जो तनाज़र जो सोशल डेवलपमेंट का है, गवर्नमेंट चलाने का, वो एक साइड है, और दूसरा साइड है कंसर्न कि जी वहाँ पे पहले डेवलपमेंट कोई क्यों नहीं हुई, वो दूसरी बात है। तो इस वक्त जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो नेचुरली फेडरेशन की तरफ से होती है, क्लीन ग्रीन कैंपेन थी या हाउसिंग की थी या बाकी हमारी जो प्रोजेक्ट्स थे, उसमें हमने हर दफ़ा इनवाइट किया सिंध को और सिंध की हुकूमत को कि आप तशरीफ़ लाएं और हमारे साथ मिल के काम करें। ये तमाम की तमाम जो है फेडरेशन की इकाई हैं और इनको साथ लेके हम चल रहे हैं, और तमाम डेवलपमेंट में रही बात। लेकिन दुरानी साहब ये सारी एफर्ट्स जो हैं, जो ये सारी एफर्ट्स मांदनी पड़ जाती हैं जब आप दूसरी तरफ बहुत गैर संजीदगी के साथ नारों का नारा लगाते हैं। आप कहते हैं कि आप NRO कह रहे हैं, हम नारो, तो आप उनकी तस्दीक कर रहे हैं। तो तस्दीक करके एक ऐसी फ़ज़ा पैदा नहीं हो जाएगी कि जब ये वर्किंग रिलेशनशिप आप कायम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा? तो आप असद भाई पे प्रोग्राम किस पे करेंगे? फिर तो आप शाम को आपका कोई भी आप हमारी खातिर कर रहे हैं, गुड रिलेशनशिप हो गया। आप हमारी फिक्र ना करें, आप थोड़ा सा तो आपको स्पाइस होना चाहिए ना जी। दुरानी साहब, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। मैंने किया हुआ MA मैथ कम्युनिकेशन में, तो हमारे उस्ताद थे, तो वो कहते होते थे यार कि खबर जो है ना अखबार नवीसों के लिए, कि अगर मैन बाइट्स डॉग इज नॉट न्यूज़, इफ डॉग बाइट्स मैन इट इज न्यूज़। तो हमारा तो काम ही है कि अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो हमें कुछ कहने की क्या जरूरत है। जब आप गलत काम करेंगे तो हम आपकी मौत करेंगे। वो फवाद जैसा को बिकता है ना, ये नारों वाला जुमला बिकता है। जब मैं अब थोड़ा सा मुसद्दिक भाई साहब, इस पर आप चाहें तो कुछ दो जुमले कह दीजिएगा बेशक, लेकिन मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि जिसका भी निज़ामी साहब ने भी जिक्र किया कि बड़ी अच्छी मसलहत के साथ और एक तरीके के साथ एक टैकल किया एक बहुत बड़ी सिचुएशन को जो मुल्क में पैदा हो गई थी, 2-3 दिन तक रही, उसको हुकूमत उसमें से निकल तो आई, लेकिन अब खुद हुकूमत पर तोल रही है कि इसका आइंदा के लिए कोई लाहे अमल बनना चाहिए। कि आज फवाद चौधरी ने कहा कि 2-3 हज़ार लोग आकर पूरा मुल्क को जाम कर दें, तो ये नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार इसका होना चाहिए? क्योंकि खुद आप इस चीज़ से आप भी इस प्रॉब्लम में रहे हैं और शायद कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाल पाए थे आप भी। देखिए सर, हम जब बचपन में स्कूल जा रहे थे तो एक किताब में लिखा था कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई अपने बच्चे को लेकर और कहा कि इसको मीठा खाने से मना करो। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद लाना। तो वो 3 दिन के बाद लाई तो उन्होंने मना कर दिया उसको मिठाई खाने से। तो पूछा गया उनसे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने परसों क्यों नहीं मना कर दिया, 2 दिन 3 दिन पहले क्यों नहीं मना कर दिया? तो उन्होंने कहा मैंने खुद मिठाई खाई हुई थी। अब बात यह है कि जो रिवायत ये डाल चुके हैं सड़क पर आने की, पार्लिमान पर हमला करने की, PTV के ऊपर कब्ज़ा करने की, जो हमारे वो सेक्रेटेरिएट जो है उसको 3 दिन बंद रखने की, जो भी ये रिवायात डाल चुके हैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाके उन शहरों को बंद कर देने की रिवायत, अब वो रिवायत इनके सामने आ चुकी है। अब ये लोगों को मिठाई खाने से मना करेंगे तो इनको मुश्किल पड़ेगी। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं बड़ी मसलहत के साथ बहुत अच्छा हुआ, हम ये रो रहे हैं कि 3 दिन हुकूमत बंद हुई। वोट तो मिले इमरान खान साहब को, वो भी जितने मिले उसके ऊपर तो हम कल से बात शुरू करेंगे कि इनको मिले इतने वोट कि ये हुकूमत बना सकते थे या नहीं। लेकिन चलिए, वोट तो मिले इनको, लेकिन फ़ैसला हुकूमत कौन किस तरफ जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, दुकानें खुलेंगी या नहीं, ये फ़ैसला तो रिजवी साहब ने किया। तो हुकूमत कौन कर रहा था 3-4 दिन? ये बहुत एक अहम सवाल है कि किसने हुकूमत की, वोट किसको मिले और हुक्मरानी कौन कर रहा है। और ये बात इनकी मैं मानता हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस बात पे मुत्तहिद होना होगा और हमें ये फ़ैसला करना होगा कि हम अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कोई भी जत्था जो है वो सड़क पे आके ये तमाम चीज़ें ना कर सके। यानी आपके मेरे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो उनके हाथ ना हो, सरकार के हाथ हो, आइन के तहत हो, कानून के मुताबिकत से हो। अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत का जो रवैया होना चाहिए वो जाबिराना, या मैं और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि जब आप गवर्नर राज की बात करते हैं, एक आप जुमले में गवर्नर राज की बात करते हैं, फिर कहते हैं इकट्ठे बैठ के चलें कोई लाया अमल तय करें, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी इनको ये सोचना चाहिए। ये जो एक ख़ास किस्म का फॉर द लैक ऑफ एनी अदर वर्ड फैशिस्ट रवैया है कि NRO हम नहीं देंगे। भाई आप कैसे नहीं देंगे? आप तो अदलिया नहीं हैं, आप कैसे NRO दे सकते हैं?
आप क्या, आपकी हैसियत है, वो क्या ताकत है आपके पास कि आप किसी भी हुकूमत को हमारी NRO स्टेट दे सकते प्रोसिक्यूशन है कि हम अगर स्टेट प्रोसिक्यूशन को कमजोर कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम NRO दे रहे हैं। इसकी वजाहत फवाद चौधरी साहब और दीगर लोग नहीं, मगर इस वक्त तो स्टेट प्रोसिक्यूशन नहीं, देखिए ना असद साहब, इस वक्त तो स्टेट प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है। नैब जिसको ये कहते हैं एक इंडिपेंडेंट इदारा है, या तो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इस वक्त प्रोसिक्यूशन रियासत तो नहीं कर रही, नैब कर रहा है। इस वक्त इनका कोई FIA जो इनके ज़ेली एक तंजीम है वो तो नहीं कर रही। अगर नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये टीवी पे कह दें कि नैब हमारा एक ज़ेली इदारा है, हम आंख मारेंगे तो तुम्हें पकड़ेगा, आंख नहीं मारेंगे तो छोड़ देगा, तो हम ये बात मान लेते हैं। अगर ये कहते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को हम इशारा करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे तो पकड़ लेंगे, ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये एक फैशिस्ट स्टेट में होती हैं, जिसमें एक शख्स कहता है मैं हर चीज़ कंट्रोल करता हूँ, मैं चाहूँ तो दिन हो, मैं चाहूँ तो रात हो। ये रवैया थोड़ा लचक पैदा करेंगे तो फिर ये तमाम मामलात जो हैं, जिस तरह रियासत का फेलियर हमारे सामने आए, ये ख़त्म होगा। जी दुरानी साहब, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब फैशिस्ट का लफ्ज़ जो है वो डॉक्टर साहब के मुंह से मैंने सुना। फैशिस्ट तो ये थे जब इन्होंने 79 लोगों पे गोलियां चलाई मॉडल टाउन में। फैशिस्ट रवैया वो था जब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे हम 79 हाथ गए वहाँ पे धरने पे, इन्होंने हमारे पर टीयर गैसिंग की, फिर उन्होंने बुलेट्स फायर की, लाइव बुलेट्स फायर की। मैं गवाह हूँ उसका डॉक्टर साहब, ये मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। फैशिस्ट लफ्ज़ कहना बड़ा आसान होता है, फैशिस्ट नज़रिया तो आपका था। और दूसरा निज़ामी साहब ने कहा हमें कंपेयर किया इसके साथ और उसके पिछले धरने और इस धरने के दौरान। पिछले धरने में निज़ामी साहब इन लोगों ने पूरा का पूरा आइन बदला, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो है एक शिक निकाली हुई थी, उसमें मैं और आप एक जगह पे खड़े थे, इमरान खान भी वहीं पे खड़ा था। आज की गुफ्तगू बिल्कुल जुदा है कि एक फैसला हुआ, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। मेरी अर्ज सुन लेना जी, उसमें मेरी अर्ज सुन लें। हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट करना किसी भी जमहूरी हुकूमत में उनका हक है। आप पकड़ के जर्नलिस्टों को तो बंद कर देते हैं, आप बाकी लोगों को कर देते हैं, दे कैन गेट अवे विद मर्डर लिटरली। इन्होंने पाकिस्तान को हॉस्टेज रखा 3 दिन तक। आप मुझे अगर आप गुफ्तगू करने देंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा ना जी। सही है, दुरानी साहब आप कह रहे हैं कि वो धरना जस्टिफाइड था, ये धरना जस्टिफाइड नहीं था। दुरानी साहब आपका नुक्ता तो यही है ना, आप वो कह रहे हैं वो जस्टिफाइड था क्योंकि आप मेरा पॉइंट कैसे बता सके असदुल्ला साहब? मैंने तो पॉइंट बोला ही नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ये समझ आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, आप समझे तो सही ना। मुझसे मैं जब समझा रहा हूँ, लास्ट मिनट है दुरानी साहब, वाइंड अप कर दीजिएगा, लास्ट मिनट है जी। अभी चले चले निज़ामी साहब को बोलने दें, डॉक्टर साहब को बोलने दें, लास्ट मिनट रह गया वो बता दीजिए। नहीं आप कर लेना, अपना पॉइंट तो वाजे करते हैं, नहीं ना रह जाए। ओ ठीक है जी, आप जो बता रहे हैं, आप मेरे मुंह में जो बात डालना चाह रहे हैं मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं तो अखज़ ये कर रहा हूं। आप कहते हैं कि आप गलत अखज़ कर रहे हैं, आप कह दीजिए ना, आप गलत अखज़ कर रहे हैं। अपनी मर्जी से अखज़ क्यों कर रहे हैं? मैं जब बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आप अखज़ क्यों कर रहे हैं? जब मैं बैठा हूं यहाँ पे अखज़ करवाने के लिए, आप मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। जी दे लीजिए ना सर। बात है यार, फिर आप कह रहे हैं फैशिस्ट टेंडेंसी हमें सिखाना चाह रहे हैं यार, अजीब बात है ऐसे। आप मुझसे वो बुलवाना चाह रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैं तो वो नहीं बोलूंगा, मैं तो अपनी मर्जी बोलूंगा। ज़ूद रंज वाक़या हुए हैं सर। दुरानी साहब शार्प 20 सेकंड में आप कोई लाइन जुमला बोल देना, फिर मैं वाइंड अप करूं इसको शो को। मैं नहीं बोलना चाह रहा जी, नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा मैं जी। चलें, बहरहाल जो मुझे समझ आई मुझे जो समझ आई वो ये थी, आप कहते हैं कि उस वक्त जो धरना हुआ था वो गलत समझ आई आपको, कि आप ये कह रहे थे बिल्कुल गलत समझ आई है। तो सर आप सही समझा देना, मैं एक मिनट पूरा हमारा इसी बहस में जाया होगा। नहीं मैं क्यों 1 मिनट मैं बोलूंगा, मतलब कि आपकी मर्जी से थोड़ी होगा कि यार आप मुझे बताएंगे 20 सेकंड में बोल दो। तो सर अब टाइम इतना था नहीं, चले नेक्स्ट सेटिंग में आपसे इस मौजू पर दोबारा बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब आपका, मुसद्दिक मलिक साहब, आरिफ निज़ाम। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।